भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत को याद करना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जिस दौर में वो उन्होंने शहादत दी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और जिस बात को लेके भगत सिंह और उनके साथियों ने फांसी खाई थी, कुर्बानी दी थी, कि जिस साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ वो लड़ रहे थे, जिसको आप अंग्रेज सरकार बोलते हैं, वो केवल अंग्रेज सरकार नहीं थी, वो बड़े पूंजीपतियों की सरकार थी। और उस सरकार की लूट से देश की जनता को बचाने के लिए, आजाद कराने के लिए वो लड़ रहे थे और उस लड़ाई में उन्होंने कुर्बानी दी। लेकिन आज उनकी शहादत के लगभग 90-92 साल हो गए। 2031 में उनकी शहादत का 100 साल होगा। मतलब इतने सालों के बाद एक बार फिर उनकी कुर्बानी, उनका संघर्ष, उनकी बात आज एक बार फिर ज्यादा प्रासंगिक हो गई। क्योंकि आज जिस साम्राज्यवाद के खिलाफ वो भगत सिंह और उनके साथी लड़ रहे थे, देश की आजादी के आंदोलन के वो लाखम लाख योद्धा, कुर्बानी जो उन्होंने दी, वो जिस साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए, आज एक बार फिर वही साम्राज्यवाद दुगनी ताकत के साथ, दुगनी तरह तरह की विभिन्न मुद्राओं के साथ हमारे बीच आ गया। वो हथियारों के दम पे भी हमारे बीच आ गया, वो नीतियों के दम पे भी हमारे बीच आ गया, वो सांप्रदायिकता के रूप में भी हमारे बीच आ गया। अभी जब आप यहाँ बैठे थे, शुरू किया, तो ये साथी नटार के और ये कुछ साथी आए, तो एक साथी यहाँ उनको आते ही जब बैठे थे तो सत श्री अकाल बोला। मैं मास्टर जी वीर सिंह जी बात कर रहे थे कि किसान आंदोलन की ये जीत है। भगत सिंह को सही श्रद्धांजलि ये है कि वो जो हमारी नेशनल राष्ट्रीय एकता है, जो हमारा सामाजिक भाईचारा है, कि जब एक पंजाबी भाई मिलता है तो हम सत श्री अकाल करते हैं और वो सामने से राम राम बोलता है। आज वो जो एकता है, वो जो साम्राज्यवाद को सबसे ज्यादा चुभती है, वो एकता यहां स्थापित की। और यही भगत सिंह का सपना है। भगत सिंह क्या कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं कि हमें अपनी आजादी के लिए सबसे ज्यादा मजबूती करनी है, सबसे ज्यादा एकता के साथ लड़ना और इस साम्राज्यवादी ताकत को हराना है। तो हमें अपने अंदर से तमाम तरह की नफरत निकालनी पड़ेगी। हमें अपने अंदर छुपे हुए हर शैतान को बाहर निकालना पड़ेगा। और ऐसा भाईचारा कि जिसमें न जाति हो, न धर्म हो, न भाषा हो, एकता हो, सिर्फ इंसानियत के नाते एकता। और जिस दिन वो एकता स्थापित होगी, पूरी दुनिया की सत्ताएं जो है वो कांपेंगी। आज यही तो हो रहा है। जब राष्ट्रीय किसान आंदोलन ये चला, क्या बोला पूरे देश की सरकारों ने, मीडिया ने, कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये उग्रवादी हैं, ये नक्सलाइट हैं, ये चीन के एजेंट हैं। वो पता नहीं किस किस के एजेंट बोल रहे थे, लेकिन जो बोल रहे थे वो किसके एजेंट हैं? जो लोग ये बात बोल रहे थे वो खुद कारपोरेट और पूंजीपतियों के दलाल हैं। वो खुद देश के सबसे बड़े देशद्रोह गद्दार थे। वो गद्दार हमें सर्टिफिकेट दे रहे थे देशभक्ति और गद्दारी का। हमें गद्दार बता रहे, क्यों बता रहे थे? कि वो जो दिल्ली की बॉर्डरों पे चारों तरफ, हमारे बीच हाईकोर्ट के एडवोकेट्स भाई अश्विनी जी आए हैं, स्वागत है अश्विनी जी का। वो जो वहां बोल रहे थे, और वो वहां जो नारा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, किसको अखर रहा था वो नारा? वो नारा सबसे बड़ा अखर रहा तो सत्ता को, और सत्ता से बड़ी पूरी दुनिया की जो कारपोरेट सत्ता, जो पूरी दुनिया के अंदर एक कब्जा करना चाहती थी, पूरी दुनिया में एक लूट के लिए एक फिनोमेना में एक रास्ता तो बना दिया, एक सोच तो बना दी, पूरी दुनिया में बनाई। पूरी अमेरिका समेत सारी ताकतें लगी थी कि मुसलमानों को तो उग्रवादी बना दो, और कह दिया था बोला जो भी मुसलमान है बोला उग्रवादी है। उस बीमारी को हमारे किसान आंदोलन ने तोड़ा कि नहीं, मुसलमान भी किसान है, हिंदू भी किसान है, सिख भी किसान है, ईसाई भी किसान है, पारसी भी किसान है, और हम साथ मिलकर लड़ेंगे। यही तो भगत सिंह का सपना था। भगत सिंह यही तो कहता है कि जिस दिन हम जाति धर्म को तोड़ के एक लड़ेंगे, उस दिन साम्राज्यवाद के खिलाफ हम जीत हासिल करेंगे। और नहीं की
ये जो 3 काले कानून आए थे किसने दिए थे? भारतीय कृषि वैज्ञानिकों की खोज नहीं थी ये। किसकी देन थी? किसी एक व्यक्ति जो अपने आप को भारतीय मूल का नागरिक कहता है और वो किसी और देश में बैठा है, वहां से एक प्रस्ताव बना के लिया है और भारतीय सरकार को चुपके से दे दिया। और मोदी साहब कहते हैं जो कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त, मेरे से बड़ा कोई देशभक्त नहीं। छलिया कभी देशभक्त नहीं होता, बहुरूपिया कभी देशभक्त नहीं होता। बहुरूपिया आज बाजे का, कल फूल का, अगले दिन कंवरपुरा, अगले दिन कसुमी, और वो रोज रंग बदलता है, पता नहीं होता वो क्या होता है, किसको छलता है। उसका सिर्फ काम होता है पैसे बटोरना छलिए का, और वही तो किया मोदी साहब ने। वो छलिए का रूप धारा और पूरे देश में जिस रूप से किया, वो उसके एक के इशारे पे वो 3 कृषि कानून लेके आए। वो ताकत जो कृषि कानून लेके आई थी 3, उस ताकत का कहना था कि अगर हिंदुस्तान का किसान संगठित होकर लड़ेगा तो हम जो चाह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक जो चाह रहा था, वर्ल्ड बैंक चाह रहा था कि हिंदुस्तान का लगभग 25 से 30 करोड़ किसान उजड़कर शहरों में सस्ती मजदूर के रूप में गांव छोड़ के झुग्गी बस्तियों में जाके बसे। जैसे अपने यहाँ आप कहते हैं कि ये बिहारी आ गए, ये यूपी वाले आ गए, भैया हम उनकी तरह हमारे गांव के नौजवान शहर गांव से उजड़कर शहरों में फैक्ट्रियों में सस्ती लेबर के रूप में जाएं। और जब ये आंदोलन उठा तो किसको सबसे ज्यादा चोट लगी? उन्हीं ताकतों को जो हमें सस्ता मजदूर देखना चाहती थी, उनको लगा कि नहीं। और जब वहां ये पता चला कि यहाँ स्टेज पे भगत सिंह के विचार की बात होती है, तब ये आया कि ये नक्सलाइट है, ये उग्रवादी हैं, ये चीन के एजेंट हैं, पता नहीं किस किस के एजेंट बता दिए। आज ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो भगत सिंह व्यक्ति को याद नहीं करते, हम उनके विचारों को याद करते हैं। अभी यहाँ आए तो साथियों ने फूल माला और ये फोटो वगैरह लगाई। हम आमतौर पे बैठे हैं, अश्विनी जी, इन्होंने एक यहाँ हमारे थोड़ा सा जो ठीक ठाक संघर्ष करते हैं उनके बीच में एक रिवायत डाली। अपने बख्शी जी भी होते थे, क्या नाम, बलदेव बख्शी जी, वो हमेशा एक बात कहते थे, अगर किसी के व्यक्ति के विचारों की हत्या करनी हो तो बोला उसके आगे धूप लगा दो, माला लगा दो और मत्था टेक दो, हाथ जोड़ दो, काम हो गया। आज यही तो हो रहा है। पूरी दुनिया में आज साजिश हो रही है कि भगत सिंह, अंबेडकर, रविदास, कबीर, फरीद, बाबा नानक, दादू, धन्ना जाट के जो एक उनके 2 वे थे, उनकी जो शिक्षाएं थी उनको पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। और आज कर दिया। आप देखोगे कबीरदास की वाणी को कोई नहीं याद करता, वाणी की व्याख्या कोई नहीं करता, उनके दोहों को सुनाता नहीं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और मैं तो खेत मजदूर आंदोलन में काम किया, एक गांव में हमने रविदास जी की जयंती पे कार्यक्रम रख लिया। हमने कहा कि रविदास जी के दोहे पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, बात करेंगे कि रविदास जी असल में क्या करना चाहते थे। वहां 10 लोग आए, बोला रविदास जी पे बात नहीं हो सकती, तुम रविदास के बारे में क्या बताओगे? रविदास जी का कार्यक्रम है, हमने अखंड पाठ खोला है, उनका भोग डालेंगे और लंगर चलेगा। मैंने कहा आप रविदास जी का भोग ही डालना चाहते हो, हम रविदास को जीना चाहते हैं और लोगों को जीना सिखाना चाहते हैं कि रविदास भोग डालने की चीज नहीं है, रविदास जी जानने की चीज है, उनको समझने की जरूरत है। आज यही हो रहा है। आज अंबेडकर साहब के साथ यही होने लगा। अंबेडकर साहब को जानने की बजाय अंबेडकर साहब को पूजने की बात आने लगी। अंबेडकर साहब को मंदिरों में ले जाने की कोशिश होने लग गई। लेकिन जगमोहन जी हैं भगत सिंह जी के भांजे, मैं एक बार उनके साथ किसी कार्यक्रम में जा रहा था तो उन्होंने एक बात कही मुझे कि राजकुमार 2 काम हो गए, अभी 2 काम बाकी हैं। मैंने कहा क्या जी? बोला पहले भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव के स्टेचू जो है वो शहरों के चौकों में होते थे या पार्कों में होते थे। जिस कार्यक्रम में हम जा रहे थे उसमें कॉलेज में भगत सिंह का स्टेचू लग रहा था। बोला आज भगत सिंह के स्टेचू स्कूलों और कॉलेजों में लग रहे। मैंने कहा जी अगले 2 काम क्या रह गए? बोला अगले 2 काम रह गए कि पहला भगत सिंह गांव की गली मोहल्लों में जाए, स्कूलों में जाए, और दूसरा भगत सिंह लोगों को घरों तक जाए और वो जाए विचार और किताब के रूप में जाए, तब जाके भगत सिंह का सपना पूरा हो सकता है। अन्यथा भगत सिंह को भी पूजनीय बनाएंगे, भगत सिंह को भी ये विचार को कत्ल करेंगे। आज यही साजिश रची जा रही है। भगत सिंह को इसलिए मारना चाहते हैं कि भगत सिंह हर पक्ष पे बोलता है।
भगत सिंह खेती उजड़ती है उसके सवाल पर बोलता है, भगत सिंह दंगे होते हैं उसके सवाल पे बोलता है, और भगत सिंह हमारे भाईचारे के लिए बोलता है, हर सवाल पे लड़ता है। भगत सिंह दंगों के सवाल पे तो बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, बहुत मार्मिक बात कहते हैं। गरीबी के सवाल पर बहुत मार्मिक बात कहते हैं। एक वो कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जब तक गरीबी रहेगी तब तक हालात बहुत बुरी रहेगी, कि एक गरीब आदमी को चवन्नी देकर किसी भी दूसरे आदमी के आप उसकी बेइज्जती करवाने के लिए उसको बेच सकते हो, और गरीबी में आदमी चवन्नी लेके भी किसी की बेइज्जती कर आएगा, बिना मतलब कर आएगा। और आज नहीं हो रही क्या? आज वही तो हो रहा है जो मेरे से पहले अभी साथी बोल रहे थे, बोला अभी दारू की बोतल में बिक जाते हैं। आज लोकतंत्र दारू की बोतल में जाने लग गया, मुद्दों से भटक गया। भगत सिंह खेती के अगर सवाल है तो खेती हमारी क्यों उजड़ रही है इस पे बात करने के सवाल पे बोलते हैं, और आज कारपोरेट यही तो कर रहा है। अभी मोदी साहब जब आए तो उसके आने से पहले, आने के बाद तमिलनाडु का एक शहर है तोतीकोरिन, वहां एक आंदोलन था कि जमीनी पानी को जहरीला कर दिया तांबा उत्पादक कंपनियों ने तांबा साफ करते हुए, जिसकी वजह से वो जमीनी पानी पीते और कैंसर फैलता है। अपने यहाँ भी, अपने जो पीछे ये गंगा जल बग रहा है, ये कंपनियों का नीरा जहर है। सारी कंपनियों का जितना गंदा पानी है वो सारा इसके अंदर है। मेरा खेत भी इसी नहर के ऊपर, एक वो घग्गर में से फलडी नहर निकली उसके ऊपर पड़ता है। हमारे एरिया में भी इसका जो पानी बरसाती पानी लगता है तब तो ठीक, जब बरसाती पानी नहीं लगता, ये अब इस सीजन वाला पानी लग रहा है, तो जमीन के बीच में टेकरे रहने शुरू हो गए, कुछ इलाका खाली रहना शुरू हो गया, वहां उत्पादन नहीं होता, क्योंकि तेजाबी पानी जहां ज्यादा टाइम रुक गया वो जमीनें बंजर होने लगी। तोतीकोरिन के लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे कि ये पानी जब आप अंदर डाल रहे हो इसकी वजह से हमारे खेत उजड़ रहे हैं, हमारे इलाके में कैंसर हो रही है, लोग मर रहे हैं, इस फैक्ट्री को बंद करो या इसका पानी इस ढंग से शोधित करो ताकि ये पानी कैंसर फैलाने के लिए हमारे पीने के पानी में ना मिले। हमारी सरकार ने क्या किया? कारपोरेट के दबाव में थी, ये लिखा है कि कारपोरेट सांप्रदायिकता अपराधी गठजोड़, कारपोरेट का दबाव था कि नहीं ये आंदोलन फेल करना है, और ये जो देशभक्ति का सीना चौड़ा करे बैठी सत्ता हमारी, इसने क्या किया? पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ कि सीधे निशान जी फौजी बुला के, और जो किसान लीडर वहां लड़ रहे थे, जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, उनको पूरा दूर से उन निशानची फौजियों के द्वारा किसी के माथे में गोली मरवाई गई, किसी के दिल पे गोली मरवा गई, ताकि एक गोली एक आदमी का पूरा काम करे। जो फायरिंग का नियम होता है कि घुटने से नीचे चलाए, वो नियम तोड़ा और तोतीकोरिन में उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं दबे, लड़े लोग। यही तो वो सवाल है कि कारपोरेट हर तरह अपनी जगह किसान को दबाना चाहता है, मजदूर को दबाना चाहता है, और उसके खिलाफ ये लड़ने की जरूरत है। इसीलिए ये जो सांप्रदायिक दंगे किसका फायदा करते हैं? हम जाति के नाम पे लड़ते हैं, किसका फायदा करते हैं? धर्म के नाम पे लड़ते हैं, किसका फायदा करते हैं? धर्म के नाम पे लड़ेंगे, क्या हमें फसल के भाव मिल जाएंगे? क्या हमें जो बच्चों की पढ़ाई पे जितना खर्चा कर रहे हैं, एक बच्चा 10वीं तक जब जाता है, नॉर्मली बच्चे का, पेरेंट्स का खर्चा 10 लाख लग जाता है। क्या वो हमारे सांप्रदायिक दंगे वो 10 लाख जिस बच्चे पे हमने लगा दिए 10वीं तक, क्या वो नौकरी दिलवा पाएंगे? नहीं पाएंगे। आज यही तो हुआ, खेती उजड़ी, रोजगार घटा नीतियों की चलते। ये जो सस्ती लेबर की मैंने बात की, उसके चलते रोजगार सरकार ने घटाया सरकारी महकमों में, और आज मारामारी क्या हुई? पूरे देश में एक विभाजन का आंदोलन पैदा किया। क्या कि आरक्षण के नाम पे जाट और नॉन जाट को आपस में बांटने का काम किया। पूरा देश जाट और नॉन जाट के नाम पे जलता रहा, और पीछे हुआ क्या? उसी जाट और नॉन जाट की लड़ाई में ये कृषि नीतियां लेके आए थे। ये जो नीतियां आज हम कह रहे हैं कि हमारा नरमा नहीं हो रहा, आज हम कह रहे हैं कि हमारे फसलों के दाम नहीं मिल रहे, और जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं, एमएसपी की लड़ाई। एमएसपी कोई लाभकारी मूल्य नहीं है। एमएसपी हमें कोई ये नहीं कि एमएसपी से हमारी गरीबी कट जाएगी, लेकिन एमएसपी हमें इतनी गारंटी देता है कि हम जो फसल पैदा करेंगे वो इस भाव से नीचे नहीं मरेगी, सिर्फ इतना सुनिश्चित करता है। लेकिन नहीं,
ये सरकार वो कानून वाजपेयी जी के बारे में कहते थे, बोला छड़ा आदमी है, देश का भला करेगा। बोला बेटे पोतों को तो लालच वो कोई इकट्ठा धन करना ही नहीं। और क्या कह रहे हैं आज भी हमारे जज साहबान, बहुत से जज, आप भी एक जज साहबान की टिप्पणी मैडम सुना रहे थे हमें कि एक जज ने टिप्पणी की है कि अच्छी बात है कि जब लोग इस तरह के लोग साधु संत सत्ता में आएंगे तो बोला उनको किसी तरह का लालच नहीं होता और देश की जनता का भला होता है। अब सुन लो भाई, साधु संत सत्ता में आएंगे, मैं तो लगभग 50 क्रोशी कर गया। मैं हमेशा एक सुनता रहा कि साधु सन्यासी का गांव में क्या काम, राज में क्या काम। और अब तो साधु सन्यासी गांव में गली गली में नहीं, राज में ही लग रहे हैं सारे के सारे। और कर कह रहे हैं भला कि तमाम वो नीतियां को तोड़ रहे हैं जो नीतियां हमें नुकसान फायदा दे रही थी, उनको तोड़ के और वो नीतियां लेके आए। वाजपेयी जी नहीं किया, आवश्यक वस्तु अधिनियम तोड़ा और वो तोड़ के हमारी एमएसपी की गारंटी का कानून खत्म कर दिया। अब कोई भी लाला प्राइवेट नरमा, अब आप देखो नरमे का भाव तो 7020 है, बिक क्या रेट रहा है, समर्थन मूल्य पे तो नहीं जा रहा, क्योंकि सरकार का कोई कानून का ऐसा दबाव नहीं रहा। वो बड़ा सवाल आ गया। यही तो चीज है कि वो जब दंगे होते हैं तो इनके ऊपर सवाल नहीं होता, उन्हीं दंगों की आड़ में, वो विभाजन की आड़ में हमारी एकता को तोड़ा, हम उसमें लगे रहे और पीछे से किया क्या, हमारे जितने भी कानून थे वो सारे तोड़ दिए। और किसके पक्ष में लिया है? कारपोरेट के पक्ष में लिया है, बड़ी खेती जो है बड़ी लैंडलॉर्ड के लिए, उसके लिए लिया है। और कर क्या दिया? अभी देखो आप, पूरे देश में चर्चा, अपन सारे भी चर्चा करते हैं, बोला यार मोदी साहब ने एक काम कर दिया। क्या कर दिया? बोला देश में 5-5 किलो अनाज देके सबको खराब कर दिया। ये तो आम चर्चा है, आप भी करते हो धरने पे चर्चा कि सबको 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं, जबकि अनाज का जो पीडीएस का सिस्टम है उसमें जो एक्चुअल कटौती है वो तो बहुत बड़ी कटौती है। एक्चुअल सिस्टम में पीडीएस के 60,470 करोड़ रुपए की 2022-23 के 21-22 में जो बजट था, 22-23 में उसमें 60,470 करोड़ रुपए की कटौती कर दी। अनाज सबको दे दिया, परिवार बढ़ा, व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी, पैसे की कटौती कर दी। कैसे कर दी भाई? ये बड़ा खेल है। दूसरा, कह रहे थे कि हम खेती में किसान का आमदन दुगनी करेंगे। क्या किया? 21-22 के मुकाबले 22-23 और 23-24-25 का बजट आएगा, उसमें उर्वरक सब्सिडी देखो, 22-23 के बजट में उर्वरक में जो सब्सिडी में 62,445 करोड़ की कटौती मार दी। हम क्या कह रहे थे? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सब्सिडी बढ़ेगी, राहत मिलेगी, लेकिन उन्होंने कटौती मार दी। क्यों? क्योंकि अगर किसी के पेट में भरपेट अनाज होगा, तो मैंने भगत सिंह वाली बात की कि चवन्नी लेके कोई किसी की बेइज्जती नहीं करेगा, सब गरिमा से जिएंगे। अगर सबके पेट में अनाज होगा तो कोई किसी का गुलाम नहीं बनेगा। आज ये बहुत बड़ा सवाल है, और यही तो था भगत सिंह का सपना। जब भगत सिंह को याद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भगत सिंह ने क्या कहा? भगत सिंह से पूछा कि कैसा समाज चाहते हो? बोला हमारा इसकी ये मतलब नहीं है कि यहाँ से ये गोरे रंग के लोग चले जाए, काले रंग का कोई यहाँ के राजा को शासन में बैठ जाए, हमारा सत्तासीन हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम चाहते हैं कि हर इंसान को गरिमापूर्ण जीने का हक मिले, गरिमापूर्ण मान सम्मान के साथ जीने का हक मिले, और सबको मानसिक और शारीरिक दोनों गुलामियों से छूट मिले, आजादी मिले, बाहर निकलें। और आज मानसिक गुलामी देख लो, आज मानसिक गुलामी भी और शारीरिक गुलामी भी दोनों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो देश में किसान आंदोलन ने एक मानक स्थापित किया कि राष्ट्रीय एकता को कायम किया, किसानी आंदोलन को मजबूत किया, देश में असल में किसानों के जो सवाल हैं, देश की रोजगार का जो सवाल है, शिक्षा का जो सवाल है, उन सवालों को एकदम से फॉर फ्रंट पे ले आए, राजनीति का एजेंडा बना दिया। नहीं तो राजनीति का एजेंडा नहीं था। और आज लग रही है वो ताकतें फिर कह रही है कि ये किसान राजनीति कर रहे हैं, जब हमारा भविष्य राजनीति तय कर रही है। हम राजनीतिक सवालों को अगर उठाना, अगर राजनीति है तो हम राजनीति करते हैं। राज से हम जब नीति बदलाने की बात कर रहे हैं, अगर ये राजनीति है तो हम ये राजनीति स्वीकार करते हैं। लेकिन वो एक प्रचार कर रहे हैं कि अगर नीतियों पे बात कर रहे हो तो आप राजनीति कर रहे हो, और बोला फिर आपका संगठन नहीं है। क्यों? कौन कर रहा है ये बात?
ये बात सिर्फ बीजेपी आरएसएस के लोग करते हैं कि हम गैर राजनीतिक। ठीक है। और भाई मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो आदमी ये कहता है कि मैं गैर राजनीतिक हूँ, वो हमारे साथ सबसे ज्यादा धोखा, सबसे ज्यादा फ्रॉड, सबसे ज्यादा ठगी कर रहा है। पाक साफ नहीं कह रहा।